नसीन, हम तेजी के साथ ऐसी डेवलपमेंट्स अब होती हुई देख रहे हैं कि जिसमें बिल्कुल एक नई दुनिया तश्कील पाती हुई नजर आ रही है वेस्टर्न अमेरिकन डोमिनेंस से बाहर, और उसमें हम देख रहे हैं कि नए अलायंसेस, इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ये सब कायम हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में, मिलिट्री में, हर जगह बड़ी सॉलिड लेवल की जो वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान को बहुत सारे मुल्क जब अप्रोच कर रहे हैं, इवन जो अमेरिकन एलाइज हैं वो ईरान के साथ जब वो बातचीत कर रहे हैं, और जो ओआईसी कंट्रीज हैं वो ईरान को अप्रोच कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि आप देखिए कि ईरान के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने जंग जितवाई है, और ना सिर्फ जंग किसके खिलाफ, अमेरिका और इजराइल और पूरे वेस्ट के खिलाफ। उनके पास जो वेपन्स हैं ये पूरे प्लेनेट के ऊपर सबसे सुपीरियर वेपन्स हैं उनके पास। उसके खिलाफ ईरान के जो वेपन्स हैं वो कामयाब ठहरे। तो अब वो मुल्क जो जाहिर है ओआईसी के मुल्क हैं जो एक 5 स्टार एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मिसाइल और ड्रोन्स, जो कि अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, अब ड्रोन्स ने तो बिल्कुल बदल कर रख दिया है, उसके लिए वो ईरान को जब अप्रोच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली। ऊपर से क्या हो रहा है कि एक तरफ मिलिट्री है, दूसरी तरफ फाइनेंस, डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स, बैंक सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम, ये सारा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खड़ा हो रहा है। डॉलर की डोमिनेंस है वो कहने से तो खत्म नहीं हो जाती, वो किसी एक मुल्क के कहने से और कुछ करने से भी खत्म नहीं हो जाती। ये कलेक्टिव एफर्ट है, और इसके लिए सिर्फ ये भी काफी नहीं है कि आप कहें कि हम अपनी करेंसीज में जो ट्रेड करेंगे। जब तक आप पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा नहीं करते ग्लोबली, तब तक आप डी डॉलराइजेशन जब नहीं कर सकते। आपको अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है, ट्रांजैक्शंस आपने कैसे करनी है इंटरनेशनली, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक आप अपनी करेंसीज के अंदर जब ट्रेड नहीं कर सकते। और ये एक मुल्क का काम नहीं है, ये 2 मुल्कों का काम ये नहीं है, ये 5 मुल्कों का काम भी नहीं है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो इस वक्त ब्रिक्स उसकी सरपरस्ती कर रहा है, और बाकी मुल्क जब वो इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसमें जब वो काम हो रहा है। उधर 17 जो अगस्त है, 17 अगस्त को सीज फायर, जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ था 2 महीने का, जब एमओयू साइन हुआ, तो वो एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो ये सीज फायर टूट भी गया, ये मतलब उसमें रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहरहाल जो एक टेक्निकल चीज होती है कि ये 2 महीने का जो वो साइन हुआ था वो 2 महीने पूरे हो रहे हैं। अब उसके आगे क्या, वो तो ऑफिशियली जब वो एक्सपायर हो रहा है 17 अगस्त को, ईरान ने कहा हम कोई एक्सटेंशन इसमें करने वाले नहीं है, सीज फायर में कोई एक्सटेंशन करने वाले नहीं है। सऊदीज का सीक्रेट मैसेज है वो अंसारुल्लाह को आया है। उधर तुर्की के जो वज़ीर खारजा हैं वो मिस्र पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारी सॉलिड और डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे कि ये दुनिया किस तरह, कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है ईरान जंग के बाद। सबसे पहले हम जरा आगाज करते हैं कि ईरान ने अनाउंस किया है कुछ देर पहले कि वो ब्रिक्स का जो बैंक है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आईएमएफ है, उसके मुकाबले में ब्रिक्स अपना बैंक मुतारिफ करवा चुका है, लेकिन जाहिर अभी उसको काफी टाइम जो है उसको बड़ा होने में, ग्रो करने में। देखें जो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली होती है, ये कोई एक आध डायमेंशन का काम नहीं है, ये कोई एक जंग जीतने का भी काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर आपको काम करना है, यानी एक एक जुज जो है उसको आपने तब्दील करना है। तो आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है इसके लिए आप लोन लेते हैं, तो लोन आप वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, आप आईएमएफ से लेते हैं। तो जब वहां से आप लोन लेते हैं तो फिर आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वेस्ट के, अमेरिका के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, तो आपको एक डेवलपमेंट बैंक चाहिए, और इसी नजरिए के तहत ये बैंक जो ब्रिक्स का है इसको बनाया गया कि ये जो ब्रिक्स मेंबर हैं और बाकी जो मुल्क जुड़ेंगे, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसका लोन इस बैंक से जब आएगा, तभी तो आप अपनी देखिए आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएंगे आप। अगर आपका लोन वहां पर अटका हुआ है, आपका मुल्क नहीं आगे चल पा रहा, लोन के ऊपर चलेगा, तो फिर आप कैसे आजाद फैसले जब कर सकते हैं। अभी मिसाल के पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, न्यूक्लियर पावर भी है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, सारा कुछ है, लेकिन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। इंडिपेंडेंट तो छोड़ दे, मतलब वो आईएमएफ से आना है कर्जा तो मुल्क आगे चलना है, तो आप कैसे आजाद जब फैसले कर सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ द वेरी बिग पिलर है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ये जो ब्रिक्स का बैंक है। तो अभी ईरान ने अनाउंस किया कि हम इस बैंक को जब ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं 3 चीजों को पैरेलल आपके सामने रखता हूं। रशिया के जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या बात की है, रशियन बैंक की, इसको जरा जोड़ते हैं दूसरी बात से। उन्होंने कहा है कि दुनिया अब इस तरफ शिफ्ट हो रही है कि पूरा जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है ये रीशेप होने जा रहा है। दुनिया इस तरफ जब आगे बढ़ रही है, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कैसे होंगी, यानी ईरान ओमान अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ईरान इंडिया ट्रेड कर रहे हैं और वो डॉलर में नहीं करना चाहते, तो फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो किस तरह से होंगी। एक बहुत ब्रॉडर चेंज है वो इसमें आ रहा है। जो स्ट्रक्चर था ट्रेड का, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का,
ये तेजी के साथ जब तब्दील हो रहा है और मुल्क बढ़ रहे हैं अपनी नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड करने के लिए, यानी नेशनल करेंसीज की तरफ मुल्कों का रुझान इस तरफ जब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ डॉलर को छोड़ देना यह काफी नहीं है कि हम जी डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे, यह सिर्फ काफी नहीं है। जब तक मुल्क अपने इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम जो है अपना मिसाल के स्विफ्ट है जो बैंकिंग सिस्टम है जिसके जरिए आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके जरिए अमेरिका को, यूरोप को एक एक डॉलर का पता होता है कि यहां से कहां से पैसा किधर गया। ये जो 300 अरब डॉलर उन्होंने फ्रीज किए हैं ये इसी पेमेंट सिस्टम के तहत किए हैं ना, कि वो सारा कुछ उनकी सर्वेलेंस में है, उनके कंट्रोल में है। जैसे ईरान के पैसे उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, जैसे और बहुत सारे मुल्कों के पैसे फ्रीज वो कर लेते हैं क्योंकि आप उन्हीं के पेमेंट सिस्टम में है, तो वो जब चाहें बटन दबा के आपके पैसा फ्रीज कर लें, चाहे वो 300 अरब डॉलर क्यों ना हो। तो जब आप उस पेमेंट सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो फ्रीज नहीं कर सकते, और अगर कोई मुल्क ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो उस मुल्क को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब चूंकि जंग वो हार चुके हैं और एक कलेक्टिव एफर्ट हो रही है, तो इसलिए अब ये बात आगे बढ़ेगी। वगरना अगर किसी मुल्क ने ये कोशिश भी की डी डॉलराइजेशन की तो फिर उसका क्या हशर हुआ आपको पता है। लेकिन अब ये कलेक्टिव एफर्ट जब वो हो रही है तो मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम का, अपनी नेशनल करेंसीज में या युआन के अंदर किस तरह से आगे ट्रेड होनी है, इसके लिए वो अपनी पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं। डेवलपिंग देयर ओन पेमेंट सिस्टम, इनहेंसिंग देयर सोवरेनिटी ओवर ट्रेड फ्लो, तो उनकी तिजारत जो है वो बड़े आजादाना तरीके से हो सकेगी। ये रशिया का बैंक जो है वो बात कर रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं। सो ईरान सेज इट विल सून ज्वाइन द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ईरान ने इस बैंक को एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट करा दिया है, और ईरान ने कहा है कि दे आर कमिंग टू इंडिया, और जो ब्रिक्स का समिट होगा उसमें वो शरीक होंगे और इसमें वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। और अभी आज ही ईरानियन बैंकर्स और इंडियन बैंकर्स की मुलाकात हुई है इंडिया में, यानी ये पैरेलल चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मिलिट्री डोमेन है, अलायंसेस बन रहे हैं, रिलेशंस तब्दील हो रहे हैं सारा, लेकिन ये भी एक उतनी ही बड़ी डोमेन है कि जिसमें इंडिपेंडेंट ट्रेड, इंडिपेंडेंट जो है वो करेंसीज, फाइनेंशियल सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ये सारा इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर जब वो काम हो रहा है। सो टॉप बैंकर्स डिस्कस बूस्टिंग ईरान इंडिया मॉनेटरी कॉपरेशन। ईरानियन और इंडियन बैंकर्स की आज मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात इंडिया के अंदर हुई है। तो ये पूरी इसके ऊपर चूंकि बात कम होती है, लेकिन ये उतना ही बड़ा मैदान है जितना बड़ा मैदान आपको अबने हुर्मस के अंदर नजर आ रहा है, जितना बड़ा मैदान आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकी बेसेस अंडर अटैक हैं, बाकी जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस और साइबर डोमेन के अंदर आप देख रहे हैं, ये उतना या शायद उससे भी बड़ा ये एक मैदान है। चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर मिलिटरली आप फाते नहीं हो सकते तो फिर ये भी आप इसको जारी नहीं रख सकते। अब ये एक बात होगी सॉलिड डेवलपमेंट, इसके साथ अगली सॉलिड डेवलपमेंट देखिए कि ओआईसी के कंट्रीज कैसे ईरान को अप्रोच कर रहे हैं। मलेशिया जिसने अभी इजराइल का कंटेनर वहां पर पकड़ा और जिसकी बहुत अहमियत है स्ट्रेट ऑफ मलाका की, तो मलेशिया का राब्ता हुआ ईरान से। मलेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉल किया है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को, और इसका जो एलामिया जारी हुआ है इसकी एक एक जो लाइन है वो बहुत ही मानी खेज है। बिल्कुल एक नया अलायंस यहां पर जब बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ईरान तीसरा जो दुनिया का अहम तरीन तिजारती रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलाका, वहां पर अपना इंफ्लुएंस बनाने जा रहा है। यह इजराइल की नींदें हराम कर देने वाली बात है। मलेशिया ने ईरान को इनवाइट कर दिया है कि आप तशरीफ लाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग और स्ट्रेट ऑफ मलाका ये सारा उन्होंने ईरान को इनवाइट कर दिया मलेशिया ने, जिनकी खास पोजीशन फलस्तीन के ऊपर है, इजराइल के ऊपर है। ईरान जंग में उन्होंने बिल्कुल ईरान की जब सपोर्ट की, तो अब ये मुल्क ज़ाहिर है पहले अमेरिकन इन्फ्लुएंस में थे, मतलब ज़ाहिर है आप इतनी बड़ी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो अब अमेरिकन शिकस्त के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। सो मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आपस में डिस्कशन की और डिफेंस कॉपरेशन इसके ऊपर बात हुई। एक्सपर्टीज जो है वो किस तरह से एक्सचेंज करनी है, तो मलेशिया क्या एक्सपर्टीज है वो ईरान को देगा मिलिटरीली। भाई ईरान ने एक्सपर्टीज देनी है ना मलेशिया को, और मलेशिया ज़ाहिर है जो उन्होंने इकोनॉमिकली जो तरक्की की है, बाकी चीज़ें, वो मलेशिया ईरान को जब वो उधर ट्रांसफर करेगा। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपीरियंसेस, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपीरियंस वो भी ट्रांसफर और शेयर और एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये क्या, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, यानी ईरान आ रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाका में। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप, भाई ईरान का दावा यही है ना कि आबना हुर्मस में हम मैरीटाइम सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलाका में भी आ रहे हैं।
सिक्योरिटी देने के लिए। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, कैसे यहां से जहाजों को गुजारना है। यह बहुत बड़ी यानी डेवलपमेंट है कि ईरान का अब रीजन से बढ़कर ग्लोबली और दुनिया का ये 4-5 जो बड़े रास्ते हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इस पर हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं। ईरान ने शुक्रिया अदा किया मलेशिया का, जो उन्होंने पोजीशन ली है ईरान के हवाले से जंग के दौरान। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा वी आर रेडी, किस लिए? टू शेयर इट्स डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस विद फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज। ईरान तैयार है फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज के लिए डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ताकत ट्रांसफर करने के लिए। और हाईलाइट किया गया स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को? आबनाए हुर्मज, और यह एलामिया की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दोनों मुल्कों की, मलेशिया और ईरान की। ईरान के पास आबनाए हुर्मज है एंड मलेशिया के पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। तो वो देखें, बात ये कर रहे हैं कि भाई एज एन ओआईसी, चूंकि ईरान तो ये बार बार ये कहता रहा ना कि ओआईसी मुल्क जो है वो मुत्तहद हो जाएं, तो ईरान ये कहता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास जियोग्राफी है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो इस तनाज़ुर में बात हो रही है कि भाई बाबुल मंदब हमारे पास, आबनाए हुर्मज हमारे पास, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हमारे पास, तो हम क्यों नहीं कन्फ्रंट कर सकते? तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के ऊपर हाईलाइट किया गया, भाई हमारी जियोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आबनाए हुर्मज है, आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, और मलेशिया कह रहा आप तशरीफ लाएं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में, हमें जरा एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें बताएं कि यहां से हमने शिपिंग कैसे सिक्योर करनी है। तो एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो अमेरिका कहता है ना हम दाएश से लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ईरान कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में मलेशिया को मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी देने के लिए आ रहे हैं। ये मतलब बहुत, देखें अमेरिकन ऑर्डर किधर गया, वो हवा के अंदर तहलील हो जाएगा। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पेमेंट सिस्टम अलग बन गए, नेशनल करेंसीज में ट्रेड हो गई, ट्रेड के जो रास्ते हैं उसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता, पैसे फ्रीज नहीं कर सकता, सैंक्शन बेमानी हो गई, बमबारी की वो फारिग हो गई, अब ये तिजारती रास्ते उसके ऊपर बातें शुरू हो गई, तो अमेरिकन ऑर्डर जो है वो हवा में तहलील हो जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें चाइना शामिल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए तो उन्होंने चाइना को कंटेन करना था। तो हर एक चीज के अंदर चाइना है, चाहे वो ओआईसी मुल्कों का अलायंस बना, बाद में चला चाइना उसमें है। एक एक चीज जो यहां पर डेवलपमेंट हो रही है, वो अभी मलेशिया चाइना से टेक्नोलॉजी ले रहा है, अभी इंडोनेशिया ने कल एंटीशिप जो मिसाइल हैं वो लिए हैं चाइना से। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है ये भी अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। सो डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा कैसे? डायलॉग के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। एलामिया की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ट्रेनिंग भी देगा ईरान मलेशिया को और टेक्नोलॉजी भी देगा। और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को और बाकी उनके ऑफिशियल्स को, ईरान को ओवरऑल इनवाइट किया कि मलेशिया में मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन होने जा रहा है, हम आपको उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं। मैरीटाइम एंड एरोस्पेस, इस एग्जीबिशन में आप तशरीफ लेकर आए और ईरान की जो प्रेजेंस होगी उसके जरिए हमारे डिफेंस ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, और आप जब आएंगे तो इससे फैसिलिटेशन हो जाएगी कि हम एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। मलेशिया ने इनवाइट कर दिया है ईरान को, और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वी आर रेडी। अब ये अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये अलायंस की बुनियाद यहां पर रखी गई है। रेडी टू एक्सप्लोर द फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कोऑपरेशन विद ईरान। एक तो था ना, अच्छा जी हमें फलाना ड्रोन भेज दें, अच्छा जी फलाना हमें एंटीशिप मिसाइल भेज दें, ये वो नहीं है। प्रॉपर फ्रेमवर्क के ऊपर मलेशिया ने कहा है कि हम तैयार हैं ईरान और मलेशिया के दरमियान डिफेंस यानी अलायंस, जैसे आपने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की का अलायंस देखा है, प्रॉपर फ्रेमवर्क जिसमें ट्रेनिंग होगी, जिसमें ज्वाइंट वेपन प्रोडक्शन होगी, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, एक एग्रीमेंट के जरिए। ये नहीं कि ये चीज मंगवा ली वो चीज मंगवा ली, प्रॉपर एक अलायंस की बुनियाद यहां पर रखी जा रही है। और ईरान ने इनवाइट किया मलेशिया को, मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, उनके डेलीगेशंस को कि आप तशरीफ लेकर आए तेहरान, सो वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ताकि हम बिल्कुल एक नए दौर का आगाज कर सकें ईरान और मलेशिया रिलेशंस के दरमियान। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये पॉसिबल, देखें ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं हो सकती अगर आप अमेरिका को शिकस्त नहीं देते। आपके सामने है, इस जंग से पहले अमेरिका धमका रहा है तुर्की को कि मिस्र को टेक्नोलॉजी ना दो, सऊदिया को धमका रहा है कि तुर्की से जेट्स मत लो,
ये चीजें होने नहीं दी जाती। ये चीजें हो ही तब रही हैं कि जब ईरान ने फतह हासिल की, और बाकी मुल्क भी देख रहे हैं कि अमेरिका की शिकस्त इसमें कैसे हो चुकी है। अब जरा ये खबर देखिए, जापान कितना बड़ा एलाय है अमेरिका का। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ देर पहले कॉल किया ईरान के सदर को, और ईरान के सदर आगे से क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूएस एंड इजराइल मेन कल्प्रिट्स बिहाइंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। ये दोनों मुजरिम हैं जो आबना हुर्मुज़ और सारा ये इधर जो इंस्टेबिलिटी आई है रीजन के अंदर, ये दोनों कसूरवार हैं, ये दोनों मुजरिम हैं। ये ईरान के सदर जापान के प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा ईरान के सदर को, उन्होंने कहा कि आप अपना जरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, जरा बाबुल मंदब में भी सूरत हाल को डीएस्केलेट किया जाए। भाई बाबुल मंदब तो अमेरिका के कंट्रोल में है ना, अमेरिका कहता है ये हमारे कंट्रोल में है, और अमेरिका ने वहां पर जंग भी की अंसारुल्लाह के खिलाफ। तो जापान अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, ईरान की तरफ देख रहा है। यह है नई रियलिटी। और सारे इलामिये में इतनी बड़ी बात है, बाकी तो फिर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई होंगी, इससे ज्यादा चीजें डिस्कस हुई होंगी अगर इलामिये में यह आ गया कि जापान अब ईरान की तरफ देख रहा है कि भाई बाबुल मंदब में भी कोई हेल्प कर लें। यानी अमेरिका को वो नहीं देख रहा कि अच्छा वो बाबुल मंदब में हमारे लिए रास्ता खुलवाएगा या आबना हुर्मुज़ में हमारे लिए रास्ता खुलवाएगा। अब जापान का 80% एनर्जी जब मिडिल ईस्ट से आ रही है, तो उनके लिए बड़ी इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा मसला उनके लिए। फिर उनका कंपटीटर चाइना, जिसको कोई एनर्जी सप्लाई का मसला नहीं है, जापान को मसला है। उधर यूरोपियन कंपनीज चाइना के सामने फारिग हो रही हैं, तो उतना ही बड़ा थ्रेट तो चाइना जापान को है। उनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बहुत जल्द अखाड़े से बाहर होंगे अगर चाइना का राइज इसी तरह से हुआ और जापान को अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से कभी एनर्जी सप्लाई का मसला है, कभी रॉ मटेरियल का मसला है, कभी कोई और मसला है, तो जापान के बड़े बड़े ब्रांड्स भी उसी तरह से अखाड़े से बाहर हो जाएंगे जैसे यूरोपियन ब्रांड्स हो रहे हैं, चाहे कार इंडस्ट्री है, चाहे दूसरे ब्रांड्स हैं, ये वो सारा। तो ये अब देखें ना, जापान देख रहा है कि भाई हमारे जब परवाह नहीं की गई, ये बिल्कुल लिहाज नहीं किया गया कि यार हमारी एनर्जी मिडिल ईस्ट से आती है, आप वहां पर जंग छेड़ रहे हैं। तो जापान अपने इंटरेस्ट के लिए ईरान से जब बात कर रहा है, और दोनों ने बात की कि हम हिस्टोरिक रिलेशंस इनको एक्सपैंड करने के लिए तैयार है, डेवलप करने के लिए तैयार। ईरान बहुत इंटरेस्टेड है जापान को अपना ऑयल और गैस बेचने के लिए, और साउथ कोरिया को और इंडिया को, क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमीज हैं एशिया की। चाइना को तो बेच ही रहा है, लेकिन साउथ कोरिया, जापान और इंडिया, इन तीन मुल्कों को ईरान जब अपनी एनर्जी बेचना चाहता है। उधर जो कुर्द रीजन है वहां से कॉल हुई है ईरान के वजीर खारजा की, जो सारा इशू वहां पर जारी है, और पजिक्शिया ने पाकिस्तान के डेलीगेशन से डिस्कस किया रिलेशनशिप और ये सारा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना। और ईरान कह रहा है कि सीज फायर ये जो एक्सपायर हो रहा है इसको हम बिल्कुल फिलहाल एक्सटेंड नहीं कर रहे। और रॉयटर्स ने बताया कि जो टॉक्स रुकी हुई हैं उसमें बुनियादी मसला टाइम फ्रेम का है, कि टाइम फ्रेम ईरान कह रहा है टाइम फ्रेम दिया जाए कि आप अपनी कमिटमेंट्स किस तरह से पूरी करेंगे। भाई टाइम देना, 5 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, ये नहीं कि मुआहिदा हो गया अच्छा जी करेंगे, टाइम फ्रेम दे। ये रॉयटर्स की खबर है। उधर IRGC क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास इतने मिसाइल हैं कि कई साल भी जंग चलती रहे तो वो जो आखिरी दिन होगा सीज फायर का, हम उस दिन भी मिसाइल फायर कर रहे होंगे। यानी ये नहीं कि 2 महीने बाद हमारे पास मिसाइल खत्म हो गए होंगे उसके बाद हम अलग लेवल की जंग लड़ रहे होंगे, नहीं, आखिरी दिन जिस दिन जंग रुकेगी उस दिन भी हम मिसाइल फायर कर रहे होंगे। इतने मिसाइल हमारे पास हैं, यानी छोड़ने के वो कभी खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जितने मिसाइल हम पर डे फायर कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें कुछ एग्जैजरेशन भी जरूर होती है, बट यह है कि ईरान के पास बहुत मिसाइल हैं और मिसाइल के पास ड्रोन्स हैं, और इस वक्त उनकी बड़ी हैवी प्रोडक्शन जब जारी है। और इसी दरमियान जो है वो इस्माइल कानी जो कि अल-कुद्स फोर्स के सरबराह हैं वो पहुंचे इराक, और इराक जाकर उन्होंने कहा है कि ये जो आप अमेरिका के कहने पर असलहा ले रहे हैं और डिसआर्मामेंट सो कॉल्ड कर रहे हैं, इसको रोक दें फिलहाल। ये ईरान का मैसेज है इराक को। अच्छा, प्रिंसिपल स्टांस अगर हम देखें तो एक ही फौज होनी चाहिए और एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको खत्म होना चाहिए, प्रिंसिपल स्टांस ये है। लेकिन बात यह है कि जिस सिनेरियो के अंदर आप हैं उसमें जाहिर है कि आप सिर्फ इस मामले को इसी अंदाज में नहीं देख सकते। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए हैं। तो अगर यहां पर जब तक एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील नहीं पा जाता तो आप फिर सिर्फ इन रेजिस्टेंस को डिसआर्म करके, तो फिर तो ईरान कमजोर पोजीशन में होगा, तो आप फिर इजरायली जो अमेरिकन एजेंडा उसको पूरा करेंगे, समझ रहे हैं। यानी प्रिंसिपली तो एक ही मिलिट्री होनी चाहिए, लेकिन इराक का यह हशर किया किसने? यह बुनियादी सवाल तो यह है कि इराक का यह हशर किया किसने? और हिजबुल्लाह तो पैदा ही तब हुई जब इजराइल लेबनान में घुसा हुआ था।
तो अब आप सीधा सीधा ये कह देंगे नहीं हिजबुल्लाह डिसाम हो जाए। इस माहौल में जब इजराइल भी गुस्सा हुआ है और एक ईरान को वो कहते हैं हम डिस्ट्रॉय करेंगे और बाकी मुल्कों को, अभी तो तुर्की को वो निशान ले चुके हैं, तो ऐसे नहीं, एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तय हो, सबकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद आप ऐसे मामलों की तरफ जब आगे बढ़े। तो ईरान ने बिल्कुल जब वो वीटो कर दिया है इस सारे मामले को। और एक इराकी डेलीगेशन जब वो सऊदी अरेबिया आ रहा है कल, और उधर सऊदी ने भी ना सीक्रेट मैसेज जब अंसारुल्लाह को भेजा है कि जो 2022 में एग्रीमेंट हुआ था जंगबंदी का, आरसी जंगबंदी का, उसके ऊपर वापस जाते हैं। अंसारुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अब हम उस पर वापस नहीं जाएंगे, हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, बट हमें गारंटीज दी जाएं कि जो हमारा ब्लॉकेड है वो खत्म किया जाएगा और यमन के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये यमन के अंसारुल्लाह की डिमांड है कि अब वो पुराना एग्रीमेंट फारे हो गया, अब एक नया एग्रीमेंट होगा जिसमें हमारा ब्लॉकेड खत्म होगा और जो सऊदी इंटरफेरेंस वो खत्म होगी। ये सऊदिया का मैसेज, और ये आगे से अंसारुल्लाह ने जवाब दिया कि वो अब उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। और जो तुर्की के वज़ीर खारजा वो मिस्र पहुंच रहे हैं, अभी वो लिबिया में है, लिबिया से मिस्र आ रहे हैं। मिस्र जब वो क्या डिस्कस करेंगे, बायलैटरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, एनर्जी की रीजनल इश्यूज, गजा, सीरिया, लिबिया, सोमालिया, सूडान। गजा, सीरिया, लिबिया, सोमालिया, सूडान, ये मिस्र में बैठकर डिस्कस होगा। और अभी वो लिबिया से आ रहे हैं, तो लिबिया भी मिस्र में बैठकर जब डिस्कस होगा, तो ये आपके सामने इतनी बड़ी और तेजी के साथ होती है जब वो डेवलपमेंट्स हैं। और अमेरिका के हाथ से बहरहाल दुनिया जब वो निकल चुकी है, अब इसी डायरेक्शन में दुनिया बढ़ेगी। अमेरिका अपने ऑर्डर को रीइंफोर्स नहीं कर सकता, और जिस तरह से ट्रंप का बिहेवियर है वो तो अपने जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं यूरोपियंस, उनको भी दूसरा रास्ता लेने पर मजबूर कर रहा है। ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर की। आप अपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।